हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी क्लास 10th की साइंस है उसके अंदर जो है हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका साइंस का जो एग्ज़ाम है वो कब है। साइंस का एग्ज़ाम आपका 5 मई को है। साइंस का एग्ज़ाम कब है आपका? 5 मई को है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनकी पेपर में आने में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आपकी जो साइंस है वो 3 जगह बटी हुई है, आपको पता है। जो आपकी साइंस है वो 3 जगह डिवाइडेड है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? एक तो है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन 3 जगह पर आपकी साइंस डिवाइडेड है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे? आज हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान के आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोनों ही मीडियम के अंदर आज हम पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के अंदर आज जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो किस बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस, यानी संतुलित बल क्या है, संतुलित बल किसे कहते हैं, डिफाइन करना है, मैं डेफिनेशन बतानी। ठीक है, डेफिनेशन बताने से पहले आप इसको समझ लो कि बैलेंस्ड फोर्सेस हैं क्या। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको बैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे इस तरफ, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है और इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इधर से कोई ए पर्सन फोर्स लगा रहा है और इधर से कोई बी पर्सन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इस तरफ से ए व्यक्ति फोर्स लगा रहा है और इस तरफ से बी पर्सन जो है फोर्स लगा रहा है। आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो बी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ जो है फोर्स जो है लगा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है फोर्स लगा रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर ए फोर्स लगा रहा है और बी फोर्स लगा रहा है। दोनों सेम टाइम पर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों सेम टाइम पर फोर्स लगा रहे हैं, अलग अलग टाइम पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि इधर से कितना फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और जो बी पर्सन है वो भी इधर से कितना फोर्स लगा रहा है, वो भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, लेकिन दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स बी लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं लेकिन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जितनी जान ये लगा रहा है उतनी ही जान ये लगा रहे हैं, तो दोनों बराबर जान लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है किधर भी नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पर रुका रहेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतनी फोर्स ही कैंसिल कर दे रहा है, क्योंकि दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं और एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये जो फोर्स है इस फोर्स से कैंसिल हो जाएगी, और जब ये कैंसिल होगी तो कोई फोर्स बचेगी नहीं, क्योंकि 10 से कैंसिल हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो फोर्स जो होगी वो बिल्कुल लगी नहीं रही एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा। वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जो आएगा वो 0 आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है, मैं अगर नेट फोर्स यहाँ पर निकालना चाहूँ तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स निकालना होता है कि सारी फोर्सेस को प्लस कर दो। यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है? 2, एक बी लगा रहा है और एक ए लगा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की फोर्सेस को प्लस कर दो, एफ ए प्लस में एफ बी, इन दोनों की फोर्सेस को प्लस कर दो। एफ ए कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो 10 प्लस में एफ बी कितना फोर्स लगा रहा है? ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इसको भी 10 लिख देंगे। लेकिन अब इसको माइनस में लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। जिस डायरेक्शन में एफ ए, जिस डायरेक्शन में ए फोर्स लगा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बी लगा रहा है। तो ये क्या करेंगे, इसका साइन भी हम क्या करेंगे, उल्टा लेंगे, क्योंकि जो बी है वो ए का उल्टा चल रहा है, तो इनका साइन भी क्या करेंगे, हम उल्टा लेंगे। ठीक है, अगर एफ ए 10 न्यूटन लगा रहा है तो एफ बी को हमें क्या लेना पड़ेगा, एफ बी को हमें -10 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 10 - 10, और ये जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना फोर्स आएगा, यहाँ पर 0 न्यूटन जो है फोर्स आएगा। यहाँ पर कितना फोर्स आएगा, यहाँ पर जो 0 न्यूटन फोर्स आएगा। अब अगर यहाँ पर नेट फोर्स 0 आता है तो ये कैसे फोर्सेस होंगे, ये बैलेंस्ड फोर्स होंगे। कैसे फोर्स होंगे, बैलेंस्ड फोर्स होंगे, यानी कि संतुलित बल होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं आता तो ये बैलेंस फोर्स नहीं होते। ये कैसे फोर्स होते हैं, ये अनबैलेंस फोर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर संतुलित बल 0 आ रहा है तो ये कैसे फोर्स होंगे, बैलेंस फोर्स होंगे, यानी संतुलित बल होंगे। और वही हमसे जो है पूछा था। ठीक है, यही हमसे जो है पूछा था।
तो इसका आंसर हमें ऐसे नहीं बताना था, हमें इसकी डेफिनेशन लिख करके बतानी थी, इसकी डेफिनेशन लिख करके बतानी थी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। लिखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए, व्हेन 2 or more forces are applied on an object at same time, when 2 or more forces are applied on an object at same time and the resultant of forces is zero, and the resultant of forces is zero, then such forces are called balanced force, then such forces are called balanced force, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। हिंदी में भी बोल देता हूँ, जब 2 या 2 से अधिक बल, जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पे एक ही समय में लगाए जाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर एक ही समय में लगाए जाते हैं और उनका परिमाण शून्य आता है, और उनका परिमाण शून्य आता है, तो वह संतुलित बल कहलाते हैं, तो वह संतुलित बल कहलाते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो जाता है हमारा बैलेंस फोर्स। इसकी डेफिनेशन मैंने बोल दिया, आपने लिख दी होगी, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखी है तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा और इसको लिखिएगा जरूर, हो सकता है पेपर में डिफाइन करने के लिए 1 नंबर में आ जाए, ठीक है। अभी जो चैप्टर है ये कौन से चैप्टर से आया है, ये आपका फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर से आया है। कौन से चैप्टर से आया है, ये आपका फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर से आया, यानी कि बल और गति वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है आया है, बल और गति वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है आया है, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है हमारा फोर्स एंड मोशन, यानी बल और गति, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो ये चैप्टर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है अपने ऐप पर। हमारा ऐप का नाम है PSC, हमारा ऐप का नाम क्या है, PSC करके हमारा एक ऐप है। इस ऐप पर हमने इस कोर्स को जो अपलोड किया हुआ है, जो 10th क्लास का साइंस का कोर्स है वो पूरा हमने अपलोड किया हुआ है रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है या अपनी क्लास 10th की साइंस का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी PSC। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको क्या करना होगा, कोर्स होगा हमारा 10th क्लास का साइंस का, वो कोर्स आपको परचेज करना होगा और उसके बाद आपको जो है सारे चैप्टर के वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, ठीक है, वहाँ से कोर्स को लेना होगा और फिर आप सारे चैप्टर्स को जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपको, क्वेश्चन है आपका कहाँ से, फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर से, जिसका हमने आगे आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको हम कॉनकेव मिरर के सामने रख देते हैं, हमारे पास में मिरर होते हैं, हमारे पास में क्या चीज़ होती है, मिरर। मिरर को हम हिंदी में कहते हैं दर्पण। हमारे पास में मिरर होते हैं, कितने तरह के मिरर होते हैं हमारे पास, 2 तरह के मिरर होते हैं, वैसे तो 3 तरह के मिरर हैं। एक होता है हमारे पास में प्लेन मिरर, ठीक है, एक होता है हमारे पास में समतल दर्पण, एक होता है हमारे पास में कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। 3 तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मिरर के सामने रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के सामने। ऑब्जेक्ट हमारा कौन से मिरर के सामने रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के सामने। इनकी शेप कैसे होती है, प्लेन मिरर की इस तरीके से शेप होती है, ठीक है, ये पीछे पॉलिश है इसके। कॉनकेव मिरर इस तरीके से होता है और कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है, ठीक है। ये मिरर है हमारे पास में 3 तरह के होते हैं, एक प्लेन होता है, एक कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। प्लेन तो बिल्कुल सीधा रहता है, पीछे पॉलिश रहती है, और जो कॉनकेव होता है वो अंदर की तरफ इस तरीके से घुमा हुआ होता है, उसके पीछे पॉलिश रहती है, और कॉन्वेक्स जो होता है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है और इसके पीछे पॉलिश होती है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कौन से मिरर के सामने रखा हुआ है, वो कॉनकेव मिरर के सामने जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है कौन से मिरर के सामने रखा हुआ है, वो जो है कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जो है ये रखा हुआ है। अब आगे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर इसको आपको बनाना है तो आप बना लीजिए इसको, ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए और इसको बना लीजिएगा, मैं अभी से मिटा रहा हूँ, ठीक। चलिए भाई आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, ये रहा एक कॉनकेव मिरर, इस तरीके से एक अवतल दर्पण बनता है, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। अब इस अवतल दर्पण से एक लाइन जाती है ऐसे करके, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर में जो पॉइंट होता है
इस पॉइंट को हम P से दिखाते हैं, इस पॉइंट को हम P से दिखाते हैं, इसका नाम होता है पोल। हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव। इसका नाम क्या होता है? पोल होता है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम पोल कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? हिंदी में हम इसको ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। अब इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट होता है F। इस F का मतलब होता है फोकस, फोकस पॉइंट। इस F का मतलब क्या है? इस F का मतलब है फोकस पॉइंट। इसको हम कहते हैं फोकस बिंदु। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस बिंदु। जितनी दूरी पर F P से है उतनी दूरी पर F से क्या होता है? C होता है। यानी कि P और F की दूरी और F और C की दूरी बराबर होती है, ठीक है ना। P से F की दूरी और F से C की दूरी दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और इस C को हम क्या बोलते हैं? इस C को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस C को हम क्या बोलते हैं? इस C को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के पीछे ये डंडी से जो खींची ये पॉलिश है। ये जो लाइन जा रही है सीधी, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम P कहते हैं, पोल होता है ये, ठीक है ना। ध्रुव हिंदी में कहते हैं इसे। कुछ दूरी पर होता है एक पॉइंट, इसको F कहते हैं, फोकस पॉइंट होता है, हिंदी में फोकस बिंदु कहते हैं। P और F के बीच में जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर F से C होता है और C को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो वक्रता केंद्र है, उससे परे है। उससे परे यानी कि इस तरफ कहीं पर क्या है? इस तरफ कहीं पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस तरफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम किससे दिखाते हैं? ऑब्जेक्ट को हम AB से दिखाते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट को किससे दिखा दिया? ये हमने ऑब्जेक्ट को AB से दिखा दिया। ये ऑब्जेक्ट को किससे दिखा दिया? AB से दिखा दिया, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस मिरर के सामने, तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, तो वो इमेज कैसी बनेगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं अब इनको मिटा रहा हूँ, आप इनको लिख लो अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एक लाइन जाएगी सीधी, स्केल से आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है ना। मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है लेकिन आपको स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है। एक लाइन जाएगी सीधी, आपको एरो भी दिखाना है कि लाइन किस तरफ जा रही है। तो लाइन ये इस तरफ जा रही है, तो मैंने एरो इधर दिखा दिया। जब ये लाइन मिरर पर टकराएगी तो ये किधर काटेगी? ये लाइन फोकस पे काटेगी। ये लाइन किधर जाएगी? ये लाइन फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो हम इसका एरो दिखा देंगे इस तरीके से, लाइन यहाँ से गई है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी लाइन कहाँ से जाएगी? दूसरी लाइन आप सेंटर से निकाल दीजिए और इसको मिरर पर टच कर दीजिए। दूसरी लाइन आप कहाँ से निकालेंगे? सेंटर से निकालेंगे और उसको मिरर पर जो है टच कर देंगे। ये आपने टच कर दिया, ये आपने एरो दिखा दिया कि लाइन ऐसे जा रही है और वहीं से टकरा करके भी आ रही है, यूँ जाती है और यूँ आती है। सेंटर से जब लाइन टकराती है तो सेंटर से ही वापस हो जाती है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर काट रही है एक दूसरे को? तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर काट रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये लाइन काट रही हैं वहीं पर क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा? A डैश B डैश से हम इसको दिखाएंगे, इमेज को दिखाएंगे। A डैश B डैश से हम क्या दिखाएंगे? इमेज को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इमेज बन गया। ये क्या है? ये हमारा इमेज है, ठीक है। ये क्या है? ये इमेज है। इमेज को हिंदी में हम प्रतिबिंब कहते हैं। इमेज को हिंदी में हम क्या कहते हैं? इमेज को हम हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हमारा इमेज बन गया, ठीक है। अब ये इमेज बन गया है, तो अब इसके इमेज का टाइप पूछा है कि किस तरह का इमेज है, ठीक है। ये जो इमेज बना है ये किस तरह का इमेज है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने पूछा है कि ये किस प्रकार का प्रतिबिंब है, ये जो बना है किस प्रकार का प्रतिबिंब बना है, ये हमसे पूछा उन्होंने, ठीक है। तो हम इसका टाइप बताएंगे, यानी कि इसका साइज़ कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें तो इसके बारे में बतानी है, ठीक है। इसको आपने बना लिया होगा, मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। चलो उसको बाद में रब करूँगा, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो इमेज जो है, इमेज की जो पोजीशन है, सबसे पहले इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? इमेज की पोजीशन यानी किस जगह पर बना है? तो वो F और C के बीच में बना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिटवीन F एंड C। इमेज बना कहाँ पर बना है? F और C के बीच में बना है, ठीक है ना। स्थिति, पोजीशन यानी कि उसकी जगह कहाँ पर बना है वो? तो वो बना है F और C के बीच, F और C के बीच में वो जो है बना है, ठीक है ना। आगे इसकी हाइट कैसी है, इसका साइज़, ठीक है ना, इसका साइज़ कैसा है, इसका साइज़ कैसा है? तो इसका साइज़ जो है कैसा? छोटा है। छोटे साइज़ को हम लिखते हैं डिमिनिश्ड। छोटे साइज़ को हम क्या लिखते हैं?
छोटे साइज़ को हम लिखते हैं डिमिनिश्ड। तो इसका साइज़ कैसा है, इसका साइज़ छोटा है। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है वो छोटा है। इसका आकार कैसा है, छोटा है। ठीक है, आगे इसका नेचर कैसा है, इस इमेज का नेचर कैसा है। तो इस इमेज का नेचर होगा, क्योंकि ये मिरर के सामने बना है, मिरर के सामने बना है तो कैसा होगा, मिरर के सामने बना है तो रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। मिरर के सामने बन रहा है तो रियल होगा। इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति होगी वास्तविक। कैसी होगी, वास्तविक होगी। वास्तविक क्यों होगी, वास्तविक इसलिए होगी क्योंकि ये मिरर के सामने, दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है ना। और साथ में उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब होगा। ठीक है ना, उल्टा प्रतिबिंब होगा। उल्टा क्यों होगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, लिखने को डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता था, लेकिन आपको समझाना भी था कि इमेज कैसे बनता है, ये आपको बताना भी था, इसीलिए इमेज भी ड्रॉ किया है। तो साथ में आपको इमेज भी ड्रॉ कर लेना है और इसका आंसर भी जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, तो अगर कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, अगर कोई कॉनकेव मिरर है, उसके सामने सी के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, तो उसका इमेज एफ और सी के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यानी कि रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है उसका बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है। चलिए भाई, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कौन से चैप्टर से है, ये क्वेश्चन आपका लाइट एनर्जी वाले चैप्टर से है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कौन से चैप्टर से है, लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में दो डिफरेंस हमें लिखने हैं। ठीक है ना, इमेज कब बनता है, पहले तो हमें यही देखते हैं कि इमेज कब बनता है। इमेज जब बनता है जब दो लाइन आपस में मीट करती हैं। इमेज कब बनता है, जब दो लाइन आपस में टकराती हैं। देखो यहाँ पर, इसमें समझो, एक लाइन यहाँ से ऐसे गई और ये टकरा कर इधर मुड़ गई, और एक लाइन यहाँ से यूँ आई। तो ये एक ये वाली लाइन थी और एक ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन मिली, कहाँ पर मिली है, इस पॉइंट पर मिली है। तो ये पॉइंट पर मिली है, तो इनके मिलने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर इमेज बना है। तो जब दो लाइन मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं तब इमेज बनता है। जब दो लाइन आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को काट रही हैं, तब वो लाइन क्या बनाती है, तब उस जगह पर क्या बनता है, तब उस जगह पर इमेज बनता है। तब उस जगह पर क्या बनता है, तब उस जगह पर इमेज बनता है। तो अब इमेज भी कैसा हो सकता है, रियल इमेज भी हो सकता है और वर्चुअल इमेज भी हो सकता है। जैसे अभी जो बना था वो कैसा इमेज बना है, वो रियल इमेज बना है, लेकिन कई बार होता है कि वर्चुअल इमेज भी बन जाता है। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में क्या बताना है, हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखेंगे रियल इमेज, ठीक है, और एक तरफ हम लिखेंगे वर्चुअल इमेज। एक तरफ हम लिखेंगे वर्चुअल इमेज, एक तरफ लिख दिया रियल इमेज और एक तरफ लिख दिया वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो पहला क्या होगा, ये कब बनती है, फॉर्म्ड व्हेन light rays actually meet after reflection। रियल इमेज कब बनता है, जब लाइट रेज एक्चुअली में मीट करती है, एक्चुअली में मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तब कौन सा इमेज बनाती हैं, तब वो रियल इमेज बनाती हैं। जैसे यहाँ पर ये जो एक्चुअली में मीट किया है इन्होंने, एक्चुअली में एक दूसरे को काटा है, तो यहाँ पर इमेज बना, और ये कैसा इमेज बना, ये एक रियल यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है, रियल इमेज बना है। ठीक है ना, और वर्चुअल इमेज कब बनता है, ये बनता है जब लाइट रेज मिलती हुई लगती हैं, ऐसा लगता है कि मिल रही हैं। लाइट रेज अपीयर टू मीट,
आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट रेज मिलती हुई लगती हैं तब वो कौन सा इमेज बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है। ठीक है, चलिए भाई, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, जो रियल इमेज होता है इनको हम कैन बी प्रोजेक्ट ऑन स्क्रीन, इनको हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये पर्दे पर दिखाई देती हैं। ठीक है, ये पर्दे पर बन जाती हैं इमेज। और जो वर्चुअल इमेज होती हैं ये पर्दे पर नहीं बनती, कैन नॉट बी प्रोजेक्ट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर नहीं बनती, पर्दे पर दिखाई नहीं देती हैं। ये मिरर के पीछे होती हैं, ये मिरर के सामने होती है, मिरर के सामने होती है तो ये पर्दे पर दिख जाती हैं, ये मिरर के पीछे होती हैं इसलिए पर्दे पर नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस हमें बताने थे, तो दो डिफरेंस हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, चलिए भाई अब इसको हिंदी में लिख देते हैं। तो दो अंतर बताने हमें वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बीच में। एक तो है हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब, एक है हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब और एक है हमारे पास आभासी प्रतिबिंब। दो तरीके का प्रतिबिंब है हमारे पास, एक है हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब और एक है हमारे पास आभासी प्रतिबिंब। तो ये दोनों कब बनते हैं, ये तब बनता है जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं हैं, बस लगता है कि मिल रही हैं, तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तब आभासी प्रतिबिंब जो है बनता है। ठीक है, पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये होता है कि इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं दिखाई देता, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर एक लेंस दे रखा है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। हमारे पास एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उस उत्तल लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उस उत्तल लेंस के सामने क्या रखा हुआ है, एक बिंब रखा हुआ है, एक वस्तु रखी हुई है। बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो उस ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है लेंस के सामने, तो उसका क्या बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा।
तो उसकी जो इमेज बनेगी, जो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा, उस इमेज को दिखाने के लिए हमें एक रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, उस प्रतिबिंब को दिखाने के लिए हमें क्या करना है, एक किरण आरेख बनाना है। ठीक है, एक क्या बनाना है, हमें किरण आरेख बनाना है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर रे डायग्राम बना के दिखाना है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने। उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा हुआ है, दो केस दे रखे हैं। पहले में रखा हुआ है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है पहले केस में। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में है। और दूसरा है ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है उसकी दुगनी दूरी पर रखा हुआ है। पहले केस में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, दूसरे केस में जो फोकल लेंथ है उसकी दुगनी दूरी पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, जो फोकल लेंथ है, जो फोकस दूरी है उसकी दुगनी दूरी पर है। यानी कि फोकल लेंथ की दुगनी दूरी होती है सेंटर, क्या होती है, सेंटर, यानी कि केंद्र होता है। तो इस जगह पर जो है रखा हुआ है ऑब्जेक्ट दूसरे केस में। ठीक है, तो इनका रे डायग्राम बनाना है। तो पहले वाले का रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहले वाले में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पहले वाले में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कहाँ पर रखा हुआ है, तो जो प्रकाशिक केंद्र है उसके और जो फोकस है इन दोनों के बीच में, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, हमें इसका क्या बनाना है, हमें इसका एक रे डायग्राम जो है बनाना है। तो लेंस बनाएंगे, सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस ऐसे बनता है। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने एक उत्तल लेंस बनाया है। ठीक है, ये क्या है, ये एक उत्तल लेंस है। अब क्या होगा, यहाँ से एक लाइन जाएगी ऐसे करके, इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे। ये लाइन क्या है, ये लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो लेंस है, इस लेंस के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप बीच में एक पॉइंट बनाते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, और इसको ओ से दिखाते हैं। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर आप एक पॉइंट बनाएंगे और इसको नाम देंगे F1। ठीक है, कुछ 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप एक पॉइंट बनाएंगे, इसको कहेंगे F1। ठीक है, जितना डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ तक का लिया है उतना ही डिस्टेंस पर आप यहाँ से एक और पॉइंट ड्रॉ करेंगे और उसको बोलेंगे 2F1 या फिर C1, दोनों में से कोई एक नाम लिखना, 2F1 लिखना या फिर C1 लिखना। ठीक है, जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है उतना ही डिस्टेंस आप एक इस तरफ लेंगे, इधर एक पॉइंट बनाएंगे और उसको नाम देंगे F2, और उसको नाम क्या देंगे, F2। जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है उतने डिस्टेंस पर एक और पॉइंट बनाएंगे और उसको नाम देंगे 2F2 या फिर C2। ठीक है, ये आपका बेसिक तैयार हो गया। अब आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, इन दोनों के बीच में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को हम किससे दिखाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम ए बी से ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से एक लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष वाली लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन जाएगी। ठीक है, और वो लाइन कहाँ पर काटेगी, वो लाइन F2 पर काटेगी, फोकस पर काटेगी। ठीक है, ये स्केल से बनाना है, जैसे लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है वैसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्केल से बनाना। ठीक है, और ये एरो दिखाना, लाइन ऐसे आई थी ऐसे चली गई, एरो दिखाने हैं आपको। ठीक है, दूसरी लाइन कहाँ से होते हुए जाएगी, दूसरी लाइन जो है वो यहाँ से होते हुए जाएगी, ओ से होते हुए जाएगी। ठीक है, अभी इधर तो फैलती जाएंगी, यहाँ पर तो मिलेंगी नहीं, ऐसे तो ये फैलती चली जाएंगी, ये आगे तो मिलने की नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे करके,
पीछे की तरफ ये लाइन ड्रॉ करनी है, यो ऐसे दोनों लाइन को ड्रॉ करना है पीछे की तरफ ऐसे करके, ठीक है। एक पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रही होंगी उसी पॉइंट पर क्या बन जाएगा, उसी पॉइंट पर आपका इमेज बन जाएगा, और इमेज को आप ए डैश और बी डैश से दिखाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, ठीक है। ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट था, ओ और F1 यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा। पहली लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसने फोकस पर काट दिया। दूसरी लाइन ओ से होते हुए गई, इधर लाइन फैल रही थी, इसमें भी आप इसका एरो दिखाएंगे कहाँ जा रही है, लाइन इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये फैलती जा रही थी आगे, तो आपने इन लाइन को पीछे की तरफ ऐसे डॉट डॉट से ड्रॉ करना है। ऐसा ड्रॉ किया तो ये इस पॉइंट पर काट रही थी, जिस पॉइंट पर भी काटेंगे वहीं पर आपका इमेज बन जाएगा, और इमेज को आप ए डैश बी डैश से दिखा देंगे, तो ये आपका इमेज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक रे डायग्राम बनेगा अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओ और F1 यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर इमेज के बारे में बताना है कि इमेज कैसा बना है, ठीक है। इमेज के बारे में कुछ बातें बतानी है, जैसे कि इमेज की पोजीशन के बारे में आपको बताना है कि वो कहाँ पर बना है, इमेज की पोजीशन कहाँ पर बना है, तो on the same side of lens as the object। तो जो पोजीशन है यानी कि जो स्थिति है कहाँ पर है, तो ये लेंस के उसी ओर है जिस ओर वस्तु है, लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु है। इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसी तरफ क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो सेम साइड पर बन रहा है, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी साइड पर इमेज बन रहा है, तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेंस के उसी तरफ जिस तरफ वस्तु रखी हुई है उसी तरफ प्रतिबिंब की स्थिति है, उसी तरफ प्रतिबिंब रखा हुआ है, ठीक है। आगे इसका साइज क्या होगा, आगे इसका साइज, तो साइज कैसा है इसका, एनलार्ज है। ये इमेज से कैसा है, सॉरी ऑब्जेक्ट से कैसा है, बड़ा है, तो इसका आकार कैसा है, आकार इसका बड़ा है। बड़े आकार को हम कहते हैं आवर्धित, आवर्धित या फिर विवर्धित, तो इसका कैसा आकार है, बड़ा आकार है, तो आवर्धित आकार है इसका, ठीक है। आगे नेचर, नेचर इसकी प्रकृति कैसी है, तो पहला कि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज बना है, तो ये कैसा इमेज होगा, ये एक वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, ये एक वर्चुअल इमेज होगा। और दूसरा ये कैसा होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो ये कैसा होगा, ये इरेक्ट होगा। ये कैसा होगा, ये इरेक्ट होगा, ठीक है। प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसकी प्रकृति होगी कि ये पहला तो ये कि ये कैसा होगा, ये आभासी होगा, और कैसा होगा, ये सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी और जो है सीधा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, सॉरी इसका रे डायग्राम जो है वो ऐसा बनेगा, ठीक है। पहले पार्ट का है। दूसरे पार्ट का हमें बनाना है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। बी पार्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकस दूरी के दो गुनी दूरी पर, जितनी दूरी पर फोकस है उससे दोगुनी दूरी पर ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है, ठीक है। और सेम लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है,
तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे करके बनता है। ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। स्केल से बनाना, एकदम सीधी लाइन बनानी है। बीच में ये सेंटर होगा, सॉरी पॉइंट होगा, इसको हम ओ कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। ओ से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर इधर एक पॉइंट बनाएंगे, उसको नाम देंगे F1। ये हमारा फोकस होगा। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतना ही डिस्टेंस F से यहाँ पर लेंगे आप। ये क्या होगा, ये 2F1 होगा, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, C1 कहेंगे, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ पर लेंगे और एक पॉइंट बनाएंगे, उसको नाम देंगे F2। और सेम डिस्टेंस पर आप एक और पॉइंट बनाएंगे और क्या लेंगे आप, इधर इसको क्या नाम देंगे, इधर इसको आप C2 या फिर 2F2 नाम देंगे, ठीक है। ये होगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हमारा कहाँ रखा हुआ है, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहाँ से होगी, फोकल लेंथ जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से लेके फोकस के बीच की दूरी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, ठीक है। इसको x मान लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा। ये भी x है, ये भी x है, तो O से लेके 2x तक कितना हो जाएगा, ये x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, इसकी लेंथ का ट्वाइस, दुगना हो गया। यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक 2x है, तो ये डबल हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, डबल दूरी पर रखा हुआ है, मतलब कि कहाँ पर रखा हुआ है, 2F1 पर या फिर C1 पर जो है रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस जगह पर ऑब्जेक्ट को जो है रखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आपको रखना है। ये आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये हो गया A और ये हो गया B। A और B से आप ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से एक सीधी लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, वो लाइन फोकस पर काट देगी, वो लाइन क्या होगा, F2 पर काट देगी, ऐसे करके निकल गई। ऐसे आई थी पैरेलल और फोकस पर काट दिया। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी लाइन। दूसरी लाइन कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लाइन जाएगी, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लाइन गई, कहाँ पर काटा है, इस पॉइंट पर एक दूसरे को उन्होंने काटा है, तो यहीं पर क्या बन जाएगा, यहीं पर इमेज बन जाएगा। और इमेज को आप किससे दिखाते हैं, A', B' से आप इमेज को दिखाते हैं, तो यहाँ पर ये इमेज आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है, अब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है, ऑब्जेक्ट के बारे में, सॉरी, अब आपको इमेज के बारे में लिखना है, ठीक है। ये आपका इमेज बन गया, अब आपको इस इमेज के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप पोजीशन लिखेंगे, सबसे पहले आप इमेज की पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन क्या है इमेज की, इमेज कहाँ पर बन रहा है, तो इमेज बन रहा है बिटवीन F2 एंड 2F2। कहाँ पर बन रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ऑब्जेक्ट बन रहा है कहाँ पर, F2 और 2F2 के बीच में। तो ये स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो प्रतिबिंब बना है F2 और 2F2 के बीच। आप 2F2 की जगह C2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो F2 और 2F2 के बीच, या फिर आप इसकी जगह C2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा F2 और C2 के बीच। दूसरा, इसका साइज़ कैसा होगा, इसका साइज़ कैसा होगा, तो इस केस में इसका जो साइज़ होगा, जब आप एकदम एक्यूरेट सीधी लाइनें ड्रॉ करेंगे स्केल से, तब आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसका साइज़ कैसा होता है, इसका साइज़ एकदम सेम होगा। इसका साइज़ कैसा होगा, सेम साइज़ होगा, इसका साइज़ कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। साइज सेम एज दी ऑब्जेक्ट, इसका साइज ऑब्जेक्ट के जैसा होगा, यानी कि जो इसका आकार होगा वो कैसा होगा, तो इसका आकार वस्तु के समान होगा, वस्तु के आकार के एकदम समान। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा ये होगा, ठीक है। जितना आकार वस्तु का होगा उतना ही आकार उसके प्रतिबिंब का होगा। आगे नेचर, नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा, अब जो इमेज है वो इस तरफ बन रहा है और ऑब्जेक्ट कहाँ इस तरफ है। अब इमेज उस तरफ नहीं है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इमेज कैसा होगा, यहाँ पर इमेज रियल होगा, यहाँ पर कैसा इमेज होगा, रियल होगा। और
ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके नीचे इमेज बन रहा है। अब इसके नीचे इमेज बन रहा है तो ये कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा ये इन्वर्टेड होगा। तो ये इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड। इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति होगी वास्तविक होगा सबसे पहली बात तो प्रतिबिंब, और साथ में कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, उल्टा। वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। तो इस तरीके का एक किरण आरेख बनेगा, रे डायग्राम बनेगा जब आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखते हो। कहाँ पर, 2f1 पर, तब इस तरह का ऑब्जेक्ट जो है बनेगा, इमेज जो है बनेगा, सॉरी। अब आगे इसमें एक और क्वेश्चन है नीचे यहाँ पर कि इसमें दे रखा है कि एक न्यूमेरिकल दे दिया इसके अगले पार्ट में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री पर रखी हुई है, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ 15 दे रखी है। कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ 15 दे रखी है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हमें जो इमेज बनेगी उस इमेज का नेचर पता लगाना है और साथ में उसकी पोजीशन बताने, यानी कि उसकी स्थिति बतानी है कहाँ पर है। ठीक है, ये रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत एक बिंब को रखा गया है। तो एक वस्तु है, एक बिंब है, उसको मुख्य अक्ष के लंबवत रखा, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। और कौन सा लेंस है हमारे पास में, उत्तल लेंस है। और उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। बिंब की लेंस से दूरी, तो बिंब जो लेंस है कितनी दूरी पर है, वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नहीं होगा, प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की क्या बतानी है हमें, प्रकृति बतानी है और साथ में उसकी स्थिति बतानी है। ठीक है, क्या बताना हमें, उसकी स्थिति बतानी है और हमें उसकी प्रकृति जो है बतानी है। तो क्या क्या दे रखा है हमें, एक तो हमें फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो 20 सेंटीमीटर जो है दे रखा है। ये दो चीज़ें दे रखी हैं। और इमेज का डिस्टेंस पूछा है, यानी कि हमसे क्या पूछा है, वी पूछा है। हमसे क्या पूछा है, वी जो है हमसे पूछा है। तो क्या क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है इन्होंने फोकल लेंथ, क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है फोकल लेंथ, कितना दे रखा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर जो है दे रखा है। ठीक है, और इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी, उसको यू से दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, यू से। तो ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसको हम माइनस में लेते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, हर बार आपको यू के आगे क्या लगाना, माइनस लगाना है। अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा, वो क्वेश्चन कट जाएगा पूरा फिर। तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना है। आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, यानी कि वी निकालना है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से दिखाते हैं और उसके सामने माइनस का निशान लगाते हैं, जो भी वैल्यू दे रखी होती है। डिस्टेंस ऑफ इमेज को आप वी से दिखाते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को वी से दिखाते हो और बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हो। और जो वस्तु की दूरी जो भी दे रखी होती है उसके आगे आप माइनस लगाते हो। फोकस दूरी को इस डिजाइन वाले एफ से दिखाते हैं आप। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है फोकल लेंस फॉर्मूले का, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला है हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला होता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v लेंस फॉर्मूला है। अब आपको क्या निकालना है, v निकालना है। f की जगह उसकी वैल्यू रखिए, f की जगह कितनी वैल्यू है 15, तो f की जगह 15 लिखिएगा। v की जगह आप v ही लिखेंगे माइनस, u की जगह आप कितना लिखेंगे, माइनस का 20। इसको आप ब्रैकेट में कर देंगे, तो आप इसको लिखेंगे -1/20। ठीक है, फिर उसके बाद 1/15 ऐसा ही रहेगा बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। प्लस का था, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये बराबर 1/v। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम करना है।
एलसीएम करने के लिए क्या करोगे आप, नीचे के नंबर को सेम कर लो। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि मैं इनको मल्टीप्लाई करके सेम कर सकूं, ठीक है। तो पहले तो एक कोई ऐसा नंबर सोचो जो इन दोनों के टेबल में आता हो, इन दोनों के टेबल में आता हो। तो वो नंबर है 60। वो नंबर क्या है, 60 है, 60 है। 15 के टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में भी आता है। 20 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा। अब आपने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 15 की अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपने नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 वन जा 4 माइनस 3 वन जा 3, और नीचे कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60 होता है, 23 जा 60 होता है, ठीक है। तो इसको एक ही बार आप लिख दो, कितना हो जाएगा ये 60 एक ही बार लिख दो, बराबर 1/v, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4 में से 3 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1/60 बराबर 1/v। आपको 1/v नहीं निकालना, आपको v निकालना है। तो क्या होगा, v की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 60 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा v बराबर 60 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 60 सेंटीमीटर आ गई। v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60 सेंटीमीटर आ गई। ये आपके पास में क्या आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, यानी कि बिंब की स्थिति आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। ये क्या आ गया आपके पास है, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया। अब आपको क्या बताना है, इसका नेचर बताना है। अब आपको क्या बताना है इसका, अब आपको इसका नेचर बताना है, ठीक है। तो नेचर कैसा होगा इसका, v की वैल्यू प्लस में अगर आती है तो वो कैसा नेचर होता है, वो रियल होगा। इमेज कैसी होगी, रियल होगी। कैसी होगी, रियल होगी। और साथ में रियल के साथ में कैसा बनता है, इन्वर्टेड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, रियल और इन्वर्टेड। प्रकृति आपको बतानी है, क्या बतानी है, प्रकृति आपको बतानी है। अगर आपके पास v की वैल्यू प्लस में आती है, उत्तल लेंस है और v की वैल्यू प्लस आती है, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। और साथ में कैसा होगा, आभासी, उल्टा होगा। वास्तविक होगा और साथ में कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल होगा इस तरीके से, ठीक। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और साथ में नोट्स में कॉपी करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 0.01 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, ऑप्शन दे रखे हैं 0.01 मीटर, 0.1 मीटर, 1 मीटर, 10 मीटर और 100 मीटर। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमें वर्कडन दे रखा है। कितना है वर्कडन, वर्कडन 1 जूल है। और फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना है 0.01 न्यूटन, ये फोर्स है, ठीक है। कार्य कितना दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है 1 जूल। और जो बल है, बल कितना दिया हुआ है, बल दिया हुआ है 0.01 न्यूटन का बल दिया हुआ है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर 1 न्यूटन 0.01 न्यूटन का फोर्स लगता है, इतना बल लगता है और इतना कार्य उस पर होता है, 1 जूल उस पर कार्य होता है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसने कितना विस्थापन तय किया होगा, ये बताना है हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो दे क्या क्या रखा है हमें, वर्कडन दे रखा है। वर्कडन को हम W से दिखाते हैं, कार्य को किससे दिखाते हैं, वर्कडन W से। और ये कितना दिया हुआ है हमें, 1 जूल दिया हुआ है। आगे फोर्स, फोर्स को F से दिखाते हैं। फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स यानी कि बल दे रखा है 0.01 न्यूटन। पूछा क्या है, पूछा है डिस्टेंस, यानी कि S पूछा है। डिस्टेंस को S से दिखाते हैं। तो ये क्या पूछा है हमसे, S उन्होंने पूछा है, यानी कि दूरी, विस्थापन जो है हमसे पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, W बराबर F इंटू में S। ये फॉर्मूला जो है हमारे पास में होता है। अब वर्क डन कितना है, वर्क डन है 1, फोर्स कितना है, फोर्स है 0.01, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमें निकालना है, वो हमें नहीं पता। अभी 0.01 न्यूटन मल्टीप्लाई में है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 बराबर S। अब नीचे क्या है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, नीचे 2 संख्या के बाद पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर और नीचे। ऊपर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे भी आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई जो है कर दोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 की 100 से गुणा होगी तो एक ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 0.01 की मल्टीप्लाई जब 100 से होगी तो इसके जो पॉइंट है वो पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, बराबर है S के। अब 1 से डिवाइड करोगे 100 को तो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 100 मीटर। तो डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, डिस्टेंस होगा हमारे पास 100 मीटर, यानी कि ऑप्शन ई जो है हमारा सही आंसर होगा।
ऑप्शन ई जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, कोई दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में ये है, ठीक है, इन दोनों का ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये एक ऑब्जेक्ट ए है और ये दूसरी वाली ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। इसके मास को कुछ भी मान लेते हैं, जैसे इसका मास मान लेते हैं हम m1 है और इसका मास कितना है m2 है, ठीक। और ये दोनों एक डिस्टेंस से हैं, एक दूरी, ये दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर हैं, एक दूरी पर हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है उसको r मान लेते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को माना है a और एक को माना है b। एक का मास हमने माना है m1 और दूसरे का मास हमने माना है m2, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं, तो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर ये हैं, ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये r दूरी पर है। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनके बीच की दूरी को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4, यानी कि उनकी दूरी को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। अगर मान लो यहाँ पे इनके बीच की दूरी r नहीं है, मान लो इन दोनों के बीच की दूरी 2 है, तो अब इन दोनों की बीच की दूरी को 4 गुना बढ़ा दिया, तो कितना कर दिया, 2 से 4 गुना बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 2 नहीं है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 है, पहले इन दोनों के बीच की दूरी 5 थी, अब इसको क्या कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, तो अब कितनी दूरी हो गई होगी, अब हो गई होगी 5 गुणा में 4 यानी कि कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अब कोई नंबर तो दे नहीं रखा इन दोनों के बीच का कि एक दूसरे से कितनी दूर है, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, हमने r मान लिया, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या मान लिया, r मान लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि ये जो भी दूरी है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, इसको 4 गुना बढ़ा दिया, तो अब r को 4 गुना बढ़ा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4r, वो कितना हो जाएगा, 4r जो हो जाएगा। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी को 4 गुना बढ़ा दिया है, तो हाउ मच विल बी द चेंज इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अंदर कितना चेंज आएगा ये बताना है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच की दूरी को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो किस तरीके से चेंज होगा, वो फोर्स बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उस फोर्स का क्या होगा, ये हमें जो है बताना है, ठीक है, ये हमें जो है इसके अंदर बताना है, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या होता है, ये एक फोर्स है, ये एक ऐसा फोर्स है जिससे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, वो एक फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है कहते हैं, ठीक है। ये कौन से चैप्टर से है, ये आपका ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से है। कौन से चैप्टर से है ये आपका ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से, यानी कि गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से ये है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से है। उस चैप्टर से इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। उसको टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है ना। ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ बताता है, इस लॉ के हिसाब से मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ। इस लॉ के हिसाब से जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, r था, तो इसका स्क्वायर यानी r के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इनका जो मास है m1 और m2, इन दोनों का जो मास है उस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या, फोर्स जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मास जितना ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का वजन, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, मास जितना ज़्यादा होगा, उन दोनों के बीच में फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्या है, डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मास के प्रोडक्ट का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा,
ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी घटे वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इन दोनों दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए तो फोर्स घट जाएगा, और अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस घट जाए तो फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इस लॉ से हमें पता चलता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन के अंदर कहा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया? 4 गुना बढ़ा दिया। तो अब डिस्टेंस को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया है। और लॉ के हिसाब से अगर डिस्टेंस बढ़ जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उनके बीच के डिस्टेंस को कितना बढ़ा दिया गया है? उतने उनके डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया है? 4 गुना बढ़ा दिया। पहले r था, अब 4r कर दिया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला होता है g m1 इंटू में m2 अपॉन में r स्क्वायर। g इज इक्वल टू f इज इक्वल टू जी m1 इंटू में m2 अपॉन में r स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू भी नहीं दे रखी, इसकी वैल्यू भी नहीं दे रखी, इसकी वैल्यू भी नहीं दे रखी। वैल्यू तो इसकी भी नहीं दे रखी, लेकिन ये बता रखा है कि इसको 4 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम जी m1 इंटू में m2 r स्क्वायर की जगह लिखेंगे 4r और उसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास जी m1 इंटू में m2 अपॉन में 16r स्क्वायर अपॉन में 16r स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि ये क्या हो चुका है, इतना जो है ये बराबर है किसके? जी m1 इंटू में, इसको ऐसे करके लिख लो 1/60 इंटू में जी m1 इंटू में m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये किसके बराबर है? ये f के बराबर है। ये किसके बराबर है? f के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं इसकी जगह f लिख सकता हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या चल रहा है? इसको f डैश मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? f डैश मान लेते हैं। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया जाए? 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो जो फोर्स होगा, फोर्स कितना घट जाएगा? फोर्स 16 घट जाएगा। कितना? 1/16 फोर्स जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा देंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उस पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बढ़ेगा या घटेगा, उन्होंने पूछा है कि उस पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा देंगे, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, यानी कि अगर उसको 4 गुना इंक्रीज कर देंगे, 4 गुना बढ़ा देंगे, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो 1/16 घट जाएगा। ठीक है ना। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम है वो विल डिक्रीज बाय 1/16। कितना घट जाएगा? वो 1/16। उनके बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेज टू अ हाइट ऑफ 122.5 मीटर। एक बॉल है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है ना, थ्रोन अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है, और वो ऊपर की तरफ फेंका तो कितनी ऊंचाई तक गई है? वो कितनी ऊपर तक गई है? तो वो 122.5 मीटर तक ऊपर गई है। अब हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि हमें वेग निकालना है। ठीक है ना, कितनी स्पीड से ऊपर गई? ऊपर फेंका तो एक स्पीड से ऊपर गई है, तो कितनी स्पीड से ऊपर गई है वो स्पीड निकालनी है, वो वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो एक हाइट तक जाएगी, एक हाइट तक जाएगी। जैसे कि मानो मेरे पास ये एक बॉल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो ये यहाँ तक गई, तो ये एक स्पीड से गई होगी। तो पहले पार्ट में तो मुझे उसकी स्पीड निकालनी है, यानी कि मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अब मैंने इसको ऊपर फेंका तो इसने एक हाइट तय करी होगी, यहाँ तक गई है मान लो, तो यहाँ तक एक हाइट तय करोगी। वो हाइट कितनी है? इन्होंने वो हाइट दे रखी है हमको 122.5, इतनी ऊंचाई तक गई है। तो वो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी 122.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, इतनी ऊंचाई तक जाने में उसे कितनी देर लगी, दूसरे पार्ट में हमें ये निकालना है। ठीक है ना, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, यानी इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बॉल को कितना टाइम लेना पड़ा, कितना समय लेना पड़ा, उसको वहां तक जाने में कितना समय लगा, वो हमें निकालना है। पहले पार्ट में हमें वेग निकालना है और दूसरे पार्ट में हमें समय निकालना है। ठीक है, चलिए भाई ये मैं बताता हूँ आपको कौन से चैप्टर से। ये आपका मोशन वाले चैप्टर से है। ये कौन से चैप्टर से है? आपका मोशन वाले चैप्टर से है, गति वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर की कुछ बेसिक चीज़ें आपको जो समझा देता हूँ, जो इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको मदद देंगे। ठीक है, पहले आपको 3 इक्वेशन याद होनी चाहिए। उन इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन।
उनको हम कहते हैं गति के समीकरण। इनको हम क्या कहते हैं? गति के समीकरण। कितने हैं? 3 है, 3 इक्वेशन है, ठीक है ना। पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। 3 इक्वेशन है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तीनों का इस्तेमाल नहीं करते, तीनों में से किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ये पहला पार्ट दे रखा है, ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, इसको सोल्व करने के लिए तीनों में से किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। फिर ये सेकंड पार्ट है, इसको सोल्व करने के लिए तीनों में से किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि जो ए है यहाँ पर, ये जो ए है, ये बराबर होता है जी के, ये बराबर होता है जी के, ठीक है ना। और इस g की वैल्यू कितनी होती है? g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये लिखी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू देखते हैं, g की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर देते हैं। कहीं कहीं 10 भी दे देते हैं, कहीं कहीं 9.8 दे देते हैं, कहीं कहीं 9.72 या 71 भी दे देते हैं। वो क्वेश्चन के हिसाब से अपनी वैल्यू को दे करके चलते हैं। अगर आपको g की वैल्यू नहीं दे रखी है और आपको फॉर्मूले में g इस्तेमाल करना है, तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे? आप 9.8 लेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और वैल्यू लिखी हुई है कि जी की वैल्यू ये इस्तेमाल करिए, तो जो क्वेश्चन में लिखी हुई है वो आपको वैल्यू इस्तेमाल करनी होगी। अगर नहीं लिखी हुई है तो आपको ये इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। तो ए बराबर होता है जी के और जी की वैल्यू होती है ये। आगे एक चीज़ है एस, एक क्या है? एस है। ये एस बराबर होता है किसके? एच के। एस बराबर होता है किसके? एच के। ए बराबर होता है जी के और जी की वैल्यू होती है इतनी, और एक होता है एस, एस बराबर होता है किसके? एच के। तो यहाँ पर हम इन इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन आप लिख सकते हैं 2gh बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन, ये भी दोनों सेम है, बस a की जगह g लिखा है और s की जगह h लिखा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें जी के बारे में बता देता हूँ। ये जो स्मॉल वाला जी है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, स्मॉल जी से दिखाते हैं। और ये क्या होता है? ये एक फोर्स होती है। ये क्या होती है? जी क्या होती है? एक फोर्स होती है। और ये फोर्स किस तरफ लगती है? ये लगती है हमेशा नीचे की तरफ। कहाँ लगती है? ये फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये फोर्स हमेशा कहाँ पर लगती है? ये अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है ना। कहाँ पर लगती है? ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगती है। ये कहाँ लगती है? पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगती है। अर्थ है अर्थ का सेंटर, मतलब कि कहाँ पर लगती है? पृथ्वी के केंद्र की तरफ, यानी कि हर बार कहाँ लगती है? नीचे की तरफ लगती है। किस तरफ लगती है ये फोर्स? नीचे की तरफ लगती है। जी एक ऐसी फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन कहाँ लगती है? नीचे। ग्रेविटी जिसको कहते हैं, ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे की तरफ लगती है। तो ये वही ग्रेविटी है जो कि नीचे की तरफ लगती है। नीचे की तरफ कहाँ पर? अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें नीचे गिरती हैं वो किसकी वजह से गिरती हैं? इस ग्रेविटी की वजह से, इस जी की वजह से सारी चीज़ें नीचे गिरती हैं, ठीक है। अब जी की वैल्यू आपको पता है कि जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, इस जी की वैल्यू को कहीं कहीं हमें माइनस लेना पड़ जाता है, कहीं कहीं हमें प्लस लेना पड़ जाता है। जी की वैल्यू को कहीं कहीं हमें माइनस लेना पड़ता है और कहीं कहीं हमें प्लस लेना पड़ता है, ठीक है। तो जी की वैल्यू को माइनस और प्लस कब लेते हैं?
जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो जो g होता है उसकी वैल्यू माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। वहीं पर जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए तो g की वैल्यू कैसी हो जाती है, g की वैल्यू प्लस हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। g की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, किसी चीज़ को ऊपर फेंका, तो उसके लिए g की वैल्यू क्या इस्तेमाल करेंगे हम, 9.8 माइनस का। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, 9.8 प्लस में। वो ऊपर जा रही है तो माइनस लगा देते हैं बस, ठीक है। चलिए भाई, अब इसके अंदर जो हमने इक्वेशन लिखी है, यहाँ पर एक चीज़ है v और u, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। v का मतलब होता है, पहले u का मतलब बताता हूँ आपको। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग। u का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग। और v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। u का मतलब प्रारंभिक वेग और v का मतलब अंतिम वेग होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हमें v की वैल्यू 0 लेनी पड़ जाती है, और कभी कभी क्या होता है, हमें u की वैल्यू 0 लेनी पड़ जाती है। ठीक है। अब v की वैल्यू और u की वैल्यू 0 कब कब लेते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाए, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाए तो v को हम 0 लेते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए तब हम u को 0 कर देते हैं। u की वैल्यू क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। u की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर आएगी, नीचे से ऊपर गई, तो v 0 होगा और g की वैल्यू माइनस में होगी। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो u 0 होगा और g की वैल्यू प्लस में होगी, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको बतानी थी, ये मैंने बता दी है। अब आप इनको एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे करके देखो और एक और बार सही से समझो, क्योंकि अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया। जब ऊपर की तरफ फेंका गया तो कितनी ऊपर तक चली गई, वो 122.5 मीटर तक ऊपर गई, ठीक है। अब वो कितनी स्पीड से ऊपर गई है, वो वेलोसिटी हमें निकालनी है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में वो इतनी ऊपर तक गई, तो इतनी ऊपर तक जाने में उसे कितनी देर लगी, कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, वो हमें बताना दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है हाइट, यानी कि h दिया हुआ है। h कितना है, 122.5 मीटर हमें h जो है दे रखा है, ठीक है। अब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है, कहाँ फेंका है, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v की वैल्यू आप क्या लेंगे, v की वैल्यू आप 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर उन्होंने g की वैल्यू बताई है हमें कितनी लेनी है। क्वेश्चन के अंदर g की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि माइनस की लेंगे या प्लस की लेंगे, वो तो हमें खुद समझना है, वो तो हमें क्वेश्चन पढ़ के खुद समझना है कि g की वैल्यू माइनस लेंगे या प्लस लेंगे। अब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका है, नीचे से ऊपर, तो g की वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, g की वैल्यू माइनस लेंगे। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि वो कितनी स्पीड से ऊपर गई थी। दो तरह की वेलोसिटी है, एक शुरू की वेलोसिटी, एक बाद की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो कौन सी बची, इनिशियल वेलोसिटी बची। तो आपको कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है कि वो कौन सी वेलोसिटी से ऊपर गई, ठीक है। आपके पास h है, v है, g है और आपको u निकालना है। तीनों इक्वेशन को आप एक जगह रफली लिख लीजिए। पहली इक्वेशन है v, अब यहाँ पर s इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ, h, a नहीं आया, क्या आया है, g आया। तो आप a की जगह g लिखेंगे और s की जगह h लिखेंगे। तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी
दूसरी इक्वेशन होती है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी होती है 2gh बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये तीन तरह की इक्वेशन है। अब इन तीनों में से कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें v पता है, u निकालना है, g पता है और t नहीं पता, तो ये वाले तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज़ अननोन होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें नोन होनी चाहिए, तब हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर दो चीज़ें अननोन हो रही है, एक u और एक t, तो ये इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। h हमें पता है 122 है, u हमें निकालना है, t हमें नहीं पता, तो u भी नहीं पता, t भी नहीं पता, दो चीज़ें अननोन हो रही है, तो इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब तीसरी इक्वेशन बचती है, g हमें पता है, हाँ g पता है, h भी पता है और v भी पता है, 0 है, u निकालना है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ ऐसी है जो अननोन है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम लिखते हैं 2gh बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2gh, g कितना है हमारे पास में, 2 की जगह 2 लिखेंगे, g की जगगह कितना लिखेंगे माइनस का 9.8 इंटू में h कितना है हमारे पास, h है हमारे पास 122.5 बराबर v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 में 18 और 19 19.6 माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 122.5 बराबर 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। ये क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का यू स्क्वायर बचेगा। 122.5 की 19.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15 का 5 हासिल 1 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 6 कम 6 और 1 7 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 हासिल 2 2 18 2 20 का 0 हासिल 2 9 कम 9 और 1 9 और 2 11। ये हो जाएगा 5 2 2 और 1 0 5 5 10 का 0 हासिल 1 कितना हो जाएगा, ये 5 11 का 1 हासिल 1 7 3 10 का 0 हासिल 1 3 और 1 4 और 2। ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2401। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, माइनस का 2401 हमारे पास में आ गया, और ये माइनस का यू स्क्वायर है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आ गया था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 2401 बराबर का यू स्क्वायर। यू स्क्वायर नहीं निकालना, हमें सिर्फ यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या बन जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो गया 2401 बराबर में यू है। इसका स्क्वायर खोलना है हमें, सॉरी इसका रूट खोलना है हमें, तो रूट खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, 2401। ठीक है, कोई भी नंबर सोचिए जो 24 से छोटा हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। 2 नंबर सोचा, 2 से मल्टीप्लाई की कितना आ गया, 4 आ गया, 24 से बहुत ज़्यादा छोटा है। 3 सोचा, 3 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 9 आया, ये भी 24 से बहुत ज़्यादा छोटा है। 4 चौक 16 5 पंजे 25, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 जो है 24 से ज़्यादा हो रहा, तो 25 नहीं ले सकते, कितना लेंगे, 16 लेंगे। तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 16 आया। और अब इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, इधर खत्म, ये 0 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, 4 और 4 दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 के आगे आप कोई नंबर सोचना है और उसकी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। 8 के आगे मैंने कोई नंबर सोच लिया 9, और उसकी 9 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा, 9 ने 81 का 1 हासिल 8 9 8 72 और 8 80, 801 आ गया। कितना नंबर सोचा मैंने, 9, और उसकी मल्टीप्लाई भी 9 से की, तो मेरे पास कितना नंबर आ गया यहाँ पर, 801 आ गया, और ये खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरे पास स्क्वायर रूट कितना आया, 49 आया, तो कितना आ जाएगा, इसका रूट खुल के 49 आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास में क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इतनी वेलोसिटी से वो बॉल कहाँ गई थी, ऊपर की तरफ गई थी। इतनी वेलोसिटी से वो बॉल कहाँ गई थी, ऊपर की तरफ गई थी। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या है, हमको h पता है, h कितना है, h है 122.5 मीटर, और g कितना है हमारे पास में, सॉरी u कितना है हमारे पास में, u है हमारे पास अभी निकाला हमने 49 मीटर पर सेकंड, और v कितना है, 0 है, 0 मीटर पर सेकंड, और g कितना है हमें, जितना कितना है g कितना है हमारे पास में, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल आप करेंगे, मुझे बताइए, कमेंट में बताइएगा आपने इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन चुनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप देखिए आपके पास डेटा क्या क्या है, ठीक है, और उसके हिसाब से आप कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे इन तीनों में से। ठीक है, मैं जो करूँगा, मैं कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा, HVGU
ठीक है, पहली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। v भी है, u भी है, t भी है, g भी है और t निकालना है। हमारे पास क्या है, v भी पता है हमें, u पता है, g पता है, t नहीं पता, एक चीज़ नहीं पता, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। ये क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी। v कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा। u कितना है हमारे पास में, u है हमारे पास में 49, u कितना हमारे पास में 49, प्लस में g कितना है हमारे पास में, g है माइनस का 9.8 इंटू में t नहीं पता, t हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 49 इधर जाएगा, माइनस का 49 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस का 9.8 इंटू में t बचेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन में माइनस का 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पॉइंट खत्म करने के लिए अब क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, बराबर में t। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 490, और ये कितना, इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा, हो जाएगा 98 t। 49 1 से 49, 49 2 जा 98, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 10 अपॉन में 2 बचेगा, बराबर में t। इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 सेकंड आ जाएगा। तो टाइम कितना आया आपके पास में, 5 सेकंड आया। तो 122.5 मीटर की हाइट तक जाने के लिए उस बॉल को कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा, अगर वो 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही थी तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया, इतना लेंदी है नहीं। ये इतना लेंदी हो क्यों गया, क्योंकि मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई इसके बारे में, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ये सारी चीज़ें जो आपको पेपर में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जी क्या होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस कब लेते हैं, इसकी वैल्यू प्लस कब लेते हैं, ठीक है, वी को 0 कब लेते हैं, यू को 0 कब लेते हैं, ठीक है, वी क्या होता है, यू क्या होता है, और ये इक्वेशन है कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ए की जगह जी भी लिख सकते हैं, एस की जगह एच भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को आपको बतानी पड़ी थी, और ये मोशन वाले चैप्टर से ये आपको याद रखना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बताने के चक्कर में क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, वरना क्वेश्चन हद से हद 3 या 4 मिनट का क्वेश्चन है, हद से हद, इससे ज़्यादा बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, 2 सिमिलर ट्रक्स आर मूविंग ऑन अ रोड विद द सेम वेलोसिटी, वन ऑफ देम इज एम्प्टी वाइल द अदर वन इज लोडेड, विच ऑफ द टू हैज़ मोर मोमेंटम। इन्होंने कहा है कि 2 ट्रक हैं और उनका जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो सेम है। टू सिमिलर ट्रक्स और मूविंग ऑन अ रोड विद द सेम वेलोसिटी, वन ऑफ देम इज एम्प्टी व्हाइल द अदर वन इज लोडेड। अच्छा, 2 ट्रक हैं और दोनों ट्रक जो है वो सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम है, दोनों का समान वेग है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। ठीक, लेकिन उन 2 में से एक ट्रक खाली है और दूसरा लोडेड है। 2 में से एक ट्रक है जो खाली है और दूसरे वाला लोडेड है, दूसरे वाले पर वजन है। ठीक है ना, दूसरा भरा हुआ है। ठीक है ना, दूसरा जो है उस पर वजन है और जो पहले वाला है वो खाली है। तो इन्होंने पूछा है कि इन दोनों ट्रक में से विच ऑफ द टू हैज़ मोर मोमेंटम, इन दोनों में से कौन से ट्रक के पास ज़्यादा मोमेंटम होगा, कौन से ट्रक के पास ज़्यादा मोमेंटम होगा। ठीक है ना, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम यानी कि संवेग, हिंदी में कहते हैं इसको संवेग। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम दिखाते किससे हैं, तो मोमेंटम को हम दिखाते हैं पी से। मोमेंटम को किससे दिखाते हैं, मोमेंटम को दिखाते हैं पी से, संवेग को दिखाते हैं पी से। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू में v, इसका फॉर्मूला होता है m इंटू में v। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। अगर मास ज़्यादा है तब मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर मास कम है तो मोमेंटम कम होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम कम, अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा, अगर मास कम है तो मोमेंटम कम होगा। लेकिन आपको बताया गया है कि वेलोसिटी क्या है, सेम है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। मान लो पहले वाले ट्रक की वेलोसिटी v1 है तो दूसरे वाले ट्रक की वेलोसिटी क्या है, v2। तो इन दोनों जो वेलोसिटी एक दूसरे के बराबर है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, लेकिन इनका मास सेम नहीं है, इनका मास सेम नहीं है। एक ट्रक का मास अगर m1 मानो और दूसरे ट्रक का मास क्या मानो, m2 मानो। ठीक है ना, जो ट्रक खाली है उसका मास m1 मान लीजिए और जो ट्रक लोडेड है उसका मास m2 मान लीजिए। तो इन दोनों का मास तो बराबर नहीं है, एक खाली और एक भरा हुआ है, तो खाली वाले का मास कम होगा, भरे हुए ट्रक का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। भरे हुए ट्रक का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिस ट्रक का मास ज़्यादा है, यानी कि जो लोडेड ट्रक है, जो भरा हुआ ट्रक है,
उसका मोमेंटम क्या है, ज़्यादा होगा। उसका मोमेंटम ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो वाला ट्रक जो भरा हुआ है, जो सामान से भरा हुआ है, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द ट्रक विच इज़ लोडेड हैज़ मोर मोमेंटम देन द ट्रक विच इज़ एम्प्टी। ठीक है, वो ट्रक जो भरा हुआ है उसका संवेग ज़्यादा होगा उस ट्रक से जो कि खाली है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि मास ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फोर्स एक्सेलरेट्स अ 50 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक 50 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु है, एक वस्तु, उसका द्रव्यमान, उसका मास दे रखा है 50 किलो, उस पर कितना बल लगाएं, उस पर कितना फोर्स लगाएं कि उसका जो त्वरण है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको मास दे रखा है, आपको मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, आपको मास दे रखा है 50 किलो, आपको मास कितना दे रखा है, मास दिया हुआ है आपको बेटा 50, और एक्सेलरेशन ए से दिखाते हैं, त्वरण को ए से दिखाते हैं, तो त्वरण आपको कितना दे रखा है, त्वरण आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको त्वरण दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, आपसे फोर्स पूछा है, फोर्स कितना लगाया जाए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। ठीक है, अब F तो आपको निकालना है, M कितना है आपके पास 50 है, और A कितना है आपके पास में 5 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 5 5 25, फ्री की 0, ये हो जाएगा आपके पास में 250। तो कितना फोर्स लगाया जाएगा कि उसका जो एक्सेलरेशन है 50 किलो पे, एक्सेलरेशन 5 मीटर स्क्वायर हो, तो कितना फोर्स लगाया जाएगा, 250 न्यूटन का, 250 न्यूटन का फोर्स जो है लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अ बुलेट ऑफ mass 0.03 kg is fired with a velocity of 100 meter per second from a rifle of mass 3 kg. Calculate the recoil velocity of the rifle. क्या है, हमको एक बुलेट है, एक बंदूक है, उस बंदूक में से गोली चलाई गई, जो गोली चलाई गई है उसका मास कितना है, गोली का मास है 0.03 किलो यानी कि 30 ग्राम, और जो गोली चली है वो कितनी स्पीड से चली है, वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जो है गोली चली है। आगे फ्रॉम अ राइफल, एक राइफल से चली है, और उस राइफल का मास कितना है, 3 किलोग्राम राइफल का मास है। हमें क्या पूछना है, हमसे पूछा है उन्होंने राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी। गोली चलाते पीछे की तरफ झटका लगता है, तो जो झटका लग रहा है एक तरीके से वो रिकॉइल वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो वो रिकॉइल वेलोसिटी, वो झटके वाली जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, 2 मास दे रखे हैं, 2 मास है। पहला मास किसका है, पहला मास है बुलेट का, दूसरा मास किसका है, दूसरा मास है राइफल का। 2 वेलोसिटी भी होंगी, जब गोली चलेगी तो गोली तो आगे जाएगी, तो एक तो वेलोसिटी हो गई किसकी, गोली की यानी बुलेट की, और जब गोली चलेगी बंदूक से तो बंदूक पे पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है ना, न्यूटन का तीसरा लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। जब गोली आगे जाती है तो वो बंदूक पे पीछे की तरफ झटका देती है, तो बंदूक पीछे की तरफ जा रही है, तो पीछे जो जा रही है, जो रिकॉइल कर रही है, वो कितनी स्पीड से कर रही है, वो वाली वेलोसिटी। तो 2 मास हो गए, 2 वेलोसिटी होगी, एक मास बुलेट का हो गया, एक मास राइफल का हो गया। वैसे एक वेलोसिटी बुलेट की हो जाएगी, एक वेलोसिटी राइफल की हो जाएगी। बुलेट का मास, राइफल का मास दे रखा है, और राइफल की वेलोसिटी नहीं दे रखी, बुलेट की वेलोसिटी दे रही है। तो राइफल की रिकॉइल वाली वेलोसिटी कितनी है वो हमें बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप लिखेंगे मास ऑफ बुलेट, M1 मान लीजिए उसको, कितना है 0.03 kg। वहीं पर आप लिखिए मास ऑफ राइफल, उसको कह दीजिए M2। राइफल का मास कितना है 3 किलो। ठीक है, लिखिए गोली का द्रव्यमान, ठीक है, गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान कितना होगा, गोली का द्रव्यमान, उसको हमने क्या माना है, M1 माना है, और वो कितना है 0.03 किलो। और बंदूक का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसका, बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान को हमने क्या माना है, M2 माना है, वो कितना है, बंदूक का द्रव्यमान 3 किलो है। ठीक है ना, आगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट,
उसको हम क्या मान लेंगे, v1 मान लेंगे। और वो कितना है हमारे पास में, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, बुलेट की वेलोसिटी, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें समझिए। बुलेट की वेलोसिटी लिखने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। गोली चलने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, तो उसको हम क्या मानेंगे, u1। u1 कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। u1 कितना होगा, u1 होगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। गोली का प्रारंभिक वेग, गोली का प्रारंभिक वेग उसको हम u1 से दिखाएंगे, और ये कितना है, ये 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हम दिखाएंगे v1 से, और ये कितना दे रखा है हमको, ये हमको दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे गोली का अंतिम द्रव्यमान, ये इसको किससे दिखाते हैं, हम v1 से दिखाते हैं, और ये कितना दे रखा है हमको, 100 मीटर पर सेकेंड हमको जो है दे रखा है, ठीक है। आगे इसी के नीचे आपको लिखना है, ठीक है ना। इसी के नीचे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके नीचे आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल को आप क्या कह देंगे, u2 कह देंगे, u2। ये कितना है, ये भी 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ये भी 0 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि गोली चलने से पहले तो बंदूक भी अपनी जगह पर ही थी, जब गोली चली उसी के बाद तो पीछे गई, उस टाइम पर तो वो भी रुकी हुई थी, तो वो भी कैसे हुई, रेस्ट पर थी, और रेस्ट पर स्पीड क्या होती है, 0 होती है। तो अब यहाँ पर हिंदी में लिखना कि बंदूक की प्रारंभिक वेग, गोली की जगह उस वहाँ पर क्या लिखना है आपको, बंदूक का प्रारंभिक वेग वो कितना है, 0 है, ठीक है। आगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल, जिसको हम किससे दिखाएंगे, v2 से दिखाएंगे, ठीक है ना, जिससे हम किसको दिखाएंगे, v2 से। वो कितना दे रहे, वो हमें निकालना है, ठीक है ना। हाँ, बंदूक का अंतिम वेग, बंदूक का अंतिम वेग v2, ये कितना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। ये क्या करना है, ये तो हमको निकालना है। तो 2 मास 2 वेलोसिटी, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये होगा, ये है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, ये भी आपका फोर्स वाले टॉपिक से, और ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस वाले टॉपिक से ये है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे आप, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब m1 कितना दे रखा है आपको, तो m1 कितना आपके पास में 0.03 kg, तो आप यहाँ पर लिखेंगे m1 कितना लिखेंगे आप, 0.03 इंटू में u1 कितना है, तो ये रहा u1 कितना आपके पास में 0 है, ठीक है। तो u1 कितना हुआ 0, प्लस में m2 कितना है आपके पास, m2 है आपके पास 3, तो m2 की जगह लिखेंगे 3, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, और u2 कितना है आपके पास में, u2 ये रहा, कितना है 0 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 0 बराबर m1 कितना है आपके पास, m1 अभी आपने देखा था 0.03, तो उसकी जगह आप लिखेंगे 0.03 इंटू में v1 आपके पास कितना है, v1 100 है, कितना है, v1 है 100, प्लस में m2 कितना है, तो m2 ये रहा हमारे पास, कितना है 3 किलो है m2, तो m2 की जगह आप 3 लिखेंगे, इंटू में v2 कितना है, तो v2 हमें नहीं पता, हमें वो निकालना है, तो v2 की जगह v2 लिखेंगे, ठीक है। अब 0 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा, और 0 की 3 से मल्टीप्लाई होगी ये भी 0 हो जाएगा, बराबर 100 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, प्लस में
3 की V2 से मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 3V2, ये हो जाएगा क्या 3V2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा ये, तो यहाँ पर तो कुछ, यहाँ तो 0 ही बचेगा सिर्फ। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 प्लस में 3V2। अब ये 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3V2। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3 बराबर V2। इससे डिवाइड होगा कितना आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड V2। तो जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड होगी। गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको पहचानना है मास, किस किस चीज़ का मास दे रखा है, किस किस चीज़ की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 रहेगी इसमें, और जो जो मास दे रखा है आपको जैसे जैसे वो आपको लिखना होगा, फिर आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और उस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यू रखनी होगी और सॉल्व करते चले जाएंगे, आपका क्वेश्चन आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से है, सेम टॉपिक से है, क्वेश्चन अलग तरीके से है। अ राइफल हैविंग अ मास ऑफ 5 kg, एक बंदूक है उसका मास कितना है, 50 किलो है, उसका द्रव्यमान 50 किलो है। वो एक गोली चलाती है, फायर्स अ बुलेट एट अ स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड। तो जो गोली चलती है उस बंदूक से वो कितनी स्पीड से चलती है, 250 मीटर पर सेकेंड, यानी 250 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जो है गोली चलती है। इफ द राइफल रिकॉइल विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड देन द वेलोसिटी, देन फाइंड द मास ऑफ द बुलेट। अगर जो बंदूक है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी, उसका प्रतिक्षेप वेग जो है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको क्या निकालना है, गोली का द्रव्यमान निकालना है, गोली का मास क्या है वो निकालना है, ठीक है ना। क्या क्या दे रखा है हमें बंदूक का मास दे रखा है, हमें बंदूक की रिकॉइल वेलोसिटी दे रखी है, हमें गोली की वेलोसिटी दे रखी है, और गोली का मास हमसे पूछा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमसे रिकॉइल वेलोसिटी पूछी थी, पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी थी, रिकॉइल वेलोसिटी पूछी थी। इस क्वेश्चन के अंदर रिकॉइल वेलोसिटी दे रखी है, और क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे मास पूछा है बुलेट का, कि मास क्या होगा, ठीक है। ये हमसे जो है पूछा है उन्होंने। चलिए भाई इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, शुरुआत में बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी उसको मैं u1 से दिखाता हूँ, और वो कितनी होगी, वो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। तो गोली का प्रारंभिक वेग जिसको हम किससे दिखाते हैं, u1 से दिखाते हैं, वो कितना है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आगे आप यहाँ पर लिखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल। इनिशियल वेलोसिटी को किससे दिखाएंगे हम, v2 से दिखाएंगे, और वो कितनी है हमारे पास में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल वो भी 0 होगी। राइफल की इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि गोली चलने से पहले तो बंदूक भी रेस्ट पर ही होगी, ठीक है। तो बंदूक का प्रारंभिक वेग v2 कितना है, सॉरी इसको v2 नहीं लिखेंगे, इसको हम u2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको हम u2 लिखेंगे, और ये भी कितना होगा, ये भी 0 होगा। तो गोली का और बंदूक का दोनों का जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, दोनों का जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे, इसके बाद हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट का फाइनल वेलोसिटी क्या है, यानी कि जिसको हम v1 से दिखाते हैं, ठीक है। गोली की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 250 है, इतनी वेलोसिटी से बंदूक चली है, ठीक है ना, गोली चली है। तो गोली का अंतिम वेग, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, v1 से, वो कितना है, वो 250 है, वो 250 मीटर पर सेकेंड है। फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल, उसको हम किससे दिखा रहे हैं, v2 से। राइफल की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 1 है, 1 मीटर
पर सेकेंड। यहाँ पर एक चीज़ समझना आप, ठीक है ना, तो बंदूक का अंतिम वेग वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब बंदूक का अंतिम वेग कितना है, 1 है, और गोली का कितना है, 250 है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब गोली चलेगी, जिस डायरेक्शन में गोली जाती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बंदूक को झटका लगता है, वो रिकॉइल करती है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो अगर गोली की स्पीड 250 है तो बंदूक की स्पीड उसकी अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि क्या होगी, -1 होगी। एक चीज़ आगे जा रही है तो दूसरी पीछे जा रही है, तो अगर एक चीज़ की वेलोसिटी प्लस में है तो दूसरे की कैसी लेनी पड़ेगी, हमको माइनस में लेनी पड़ेगी हमें, क्यों, क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रही है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -1। क्यों होगी, क्योंकि जो गोली की वेलोसिटी है और जो बंदूक की वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। गोली को हम चलाएंगे ऐसे करके, गोली आगे जाएगी, लेकिन हमारा हाथ पीछे की तरफ झटका खाता है, तो वो गोली के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है गन, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को हम कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो ये होगा। आगे मास ऑफ बुलेट क्या है, m1 है, हमें नहीं पता, ठीक है। गोली का द्रव्यमान m1 माना है और हमें ये नहीं पता, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। आगे मास ऑफ राइफल, इसको हमने m2 माना है, ठीक। बंदूक का द्रव्यमान m2, ये कितना है, बंदूक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो बंदूक का द्रव्यमान हमें दे रखा है कितना, 5 किलो। बंदूक का द्रव्यमान कितना है, बंदूक का द्रव्यमान है 5 किलो, ठीक है। तो ये कुछ डेटा हमको दे रखा है और हमसे क्या पूछा है, मास पूछा है बुलेट का। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये फॉर्मूला होता है। m1 क्या है हमारे पास, m1 क्या है, m1 है हमारे पास में, नहीं पता हमें, m1 को क्या लिखेंगे हम, m1 ही लिख देंगे, इनटू में u1 क्या है हमारे पास, u1 हमारे पास में 0 है, तो u1 की जगह 0 लिखेंगे प्लस में m2 कितना है हमारे पास में, 5 है, m2 कितना हमारे पास 5 है, इनटू में u2 कितना है, u2 है हमारे पास में 0, तो u2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर m1 हमें नहीं पता तो m1 की जगह m1 रहेगा, v1 की जगह आप कितना लिखेंगे, 250, तो v1 की जगह आ जाएगा यहाँ पर इनटू में 250, v1 की जगह आएगा इनटू में 250 प्लस में m2 की जगह कितना लिखेंगे हम, 5, तो m2 की जगह 5 आएगा, और v2 की जगह कितना आएगा, v2 की जगह आएगा -1, v2 की जगह आएगा कितना, -1 आएगा, ठीक है ना। अब इसकी 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये 0 हो जाएगा, इसकी 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 250 इनटू में m1 हो गया, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये क्या हो गया, 250 इंटू में m1, और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये हो गया 0, और ये क्या हो गया 250 m1, और ये -5, ये -5 उठ के इधर आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, -5 उठ के इधर आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, 250 इंटू में m1 के। ये 250 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बराबर m1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 5 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/50 बराबर m1 के। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा आपका 0.02, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.02 kg मास जो है बुलेट का वो होगा। कैसे करेंगे, 50 है, 50 को बाहर लिखो, 1 को ऊपर लिखो, ठीक है ना। पॉइंट लगाएंगे 10 मिलेगा, 0 लगाएंगे 1 पॉइंट मिल जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो गया, ख़त्म, कितना आ गया 0.02। तो जो बुलेट का मास होगा वो कितना होगा 0.02 किलो, यानी कि 20 ग्राम की बुलेट होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। चलिए भाई
अगला क्वेश्चन है डिफाइन करना है कि तीन चीज़ों की, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इन तीनों को डिफाइन करना है, वर्क को, पावर को और एनर्जी को, और उनकी एसआई यूनिट बतानी है, उनका एसआई मात्रक बताना है और इनकी परिभाषा बतानी है। ठीक है, वर्क की परिभाषा, वर्क की परिभाषा क्या होती है? वर्क की परिभाषा लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, and the object displaces, then we say that work has done, then we say that work has done। ठीक है, ये वर्क की डेफिनेशन है। कार्य की परिभाषा लिखिए, कार्य की परिभाषा हिंदी में बोल रहा हूँ, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगे, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगे और वह वस्तु विस्थापित हो, और वह वस्तु विस्थापित हो जाए, तब कहा जाता है कि कार्य हुआ है, तब कहा जाता है कि कार्य हुआ है। जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु विस्थापित हो जाए, तब कहा जाता है कि कार्य हुआ है, तब कहा जाता है कि कार्य हुआ है। ठीक है, चलिए भाई आगे नीचे लिखिए, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। आगे लिखिए, पावर की डेफिनेशन लिखिए, पावर की डेफिनेशन लिखिए। पावर की डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज टर्म्ड एज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज टर्म्ड एज पावर। ठीक है, शक्ति की परिभाषा लिखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब पावर की ऐसा यूनिट क्या है? पावर की ऐसा यूनिट क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट होती है, उसको डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है, उसको हम किससे दिखाते हैं? डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है। आगे एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए, आगे एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए, एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए। एनर्जी की डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज द, एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the capacity to do work, it is defined as the capacity to do work, it is defined as the capacity to do work। ठीक है, लिखिए ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा की परिभाषा है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है? एनर्जी की ऐसा यूनिट, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? एनर्जी का ऐसा यूनिट भी जूल है, एनर्जी का ऐसा यूनिट भी क्या है? जूल है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी क्या है? जूल है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इन व्हाट कंडीशन द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल। किस कंडीशन में जो इमेज होती है कॉनकेव मिरर से वो वर्चुअल होती है? वो वर्चुअल कब होगी? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? कॉनकेव मिरर हमेशा
रियल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। लेकिन एक केस है जहाँ पर वो वर्चुअल इमेज बनाता है, जहाँ पर वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना। वो कब बनाता है? वो तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखी हुई होती है? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखी होती है। पोल और फोकस के बीच में रखी हुई होती है। ठीक है। तो इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए when object is placed between pole and focus, when object is placed between pole and focus point of concave mirror, when object is placed between pole and focus point of concave mirror, then the image formed by this mirror is then the image formed by this mirror will be virtual. तो अगर ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखेंगे कॉनकेव मिरर के सामने, तो क्या होगा? वो कैसी इमेज बनाएगा? वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है। लिखो इसके अंदर, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, लिखो, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच रखा जाए, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच रखा जाए, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 1.5 HP इन ऐसा यूनिट ऑफ पावर। 1.5 HP को आपको किसके अंदर दिखाना है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर की ऐसा यूनिट के अंदर दिखाना है। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? अभी कुछ क्वेश्चन पहले देखा था, 2-3 क्वेश्चन पहले देखा था। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। वॉट होती है। अब हमें 1.5 HP को वॉट के अंदर कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है? 1.5 HP को वॉट के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है, जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। वैसे ही 1 HP 746 वॉट के बराबर होता है। 1 HP कितने वॉट के बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। तो 1.5 HP किसके बराबर होगा? तो होगा 1.5 इंटू 746 वॉट के बराबर। ठीक है ना। 1.5 इंटू 746 के बराबर होगा। ठीक है। तो 746 की 1.5 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 5 30 का 0 हासिल 3, 5 चौक 20, 3 23 का 3 हासिल 2, 5 7 35 2 37। ये क्या जाएगा? 6 4 7 0 9 11। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 0 लग गया। तो ये कितने के बराबर होगा? ये होगा 1119 वॉट के बराबर होगा। ठीक है। कितने के बराबर होगा? ये 1119 वॉट के बराबर होगा। ठीक है ना। तो 1.5 HP 1119 वॉट के बराबर होगा। ठीक है। और चेक कर लेते हैं। 5 1 30 का 0 हासिल 3, 5 चौक 20 3 23 का 3 हासिल 2, 5 7 35 2 37 6 4 7 6 3 9 7 4 11 का 1 हासिल 1 7 4 11। ठीक है। तो ये क्या होगा? 1.5 HP 119 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लास्ट हो गया।